हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जो है हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं 12th क्लास का, जिसमें हम लोग 12th क्लास के ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव विकास। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते चले जाएंगे एकदम टॉपिक वाइज। ठीक है, तो मानव विकास, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो कह रहा है कि वृद्धि और विकास के बारे में, मतलब वृद्धि और विकास के बारे में बता रहा है। वृद्धि और विकास क्या है? ठीक है, आप देखेंगे बुक तो उसमें है वृद्धि और विकास। तो आपसे पूछा जाएगा वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या कहीं पर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक परिवर्तन है ना। अब अगर बात करें विकास का, तो विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। व्यक्तियों के गुण में बदलाव आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब कहीं कोई गांव है जहां पर मान लीजिए पहले 5,000 व्यक्ति था, बाद में 7,000 हो गया, तो वहां पर लोगों की संख्या में तो वृद्धि हुआ, लेकिन जैसे पहले रह रहा था वैसे ही अभी भी रह रहा है, एकदम पुराने ख्यालात के जैसे ना, एकदम पुराने ज़माने के जैसे। वो रहन सहन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया। मान लीजिए कि वो जैसे आदिवासी सब रहते थे बिल्कुल वैसे का वैसे अभी भी रह रहे हैं। तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? सिर्फ वृद्धि कहलाएगा, विकास नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव विकास से आप क्या समझते हैं। वैसे हमारा चैप्टर भी है मानव विकास, तो आपसे पूछा जा सकता है मानव विकास से आप क्या समझते हैं। देखते हैं मानव विकास क्या है। मानव विकास से अभिप्राय लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है ना। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके जीवन स्तर में क्या करना है, सुधार लाना है। इसी को कहते हैं मानव विकास। मानव विकास क्या होता है, मतलब लोगों के गुण में अगर परिवर्तन होता है तो उसी को हम कहते हैं मानव विकास, सिंपल सी भाषा में, एक शब्द में। अब अगर बात करें कि मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया था, मानव विकास के बारे में कौन बताया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मानव विकास के बारे में पहले बताया था ना। इनके अनुसार मानव विकास के बारे में इनका कहना था कि मानव विकास एक ऐसा विकास है जिससे लोगों के विकल्पों में वृद्धि होता है, उनके जीवन में सार्थकता आता है ना, सार्थक सुधार आता है ना। ठीक है जी। और क्या कहना था, मानव विकास का उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन का मतलब है लोगों के जीवन में कोई ना कोई सही उद्देश्य हो, अच्छा उद्देश्य हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास को किस रूप में देखा। यानी प्रोफेसर अमर्त्य, मानव विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो मानव विकास के बारे में डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों एक बहुत अच्छे मित्र भी थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर के काम किया था। तो इनके बारे में, मानव विकास के बारे में प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि मानव विकास का उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। इनका कहना है कि लोगों की स्वतंत्रता में जितनी वृद्धि होगी लोग उतना ही विकास करेंगे। ठीक है, ये जो है ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ था। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास का उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो मानव विकास महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए मानव विकास ना। देखते हैं, मानव विकास का संबंध देश के विकास से है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश के मानव विकास करे। अगर व्यक्ति ही विकास नहीं करेगा तो क्या देश विकास करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मानव विकास का संबंध किसके विकास से है? देश के विकास से है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिया गया है। बोल रहा है कि मानव विकास मानव कल्याण से जुड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है। मानव विकास के द्वारा लोगों की क्षमता में क्या किया जा सकता है? वृद्धि किया जा सकता है ना। मानव विकास करके व्यक्तियों को शिक्षित और स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, जो देश के विकास को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मानव विकास के द्वारा कुशल व प्रतिभाशाली शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि बनाए जा सकते हैं। जब तक मानव विकास नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है ना। तो मानव विकास क्यों जरूरी है, सारे पॉइंट्स में क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानव विकास के स्तंभ या घटक बताइए। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, श्रम उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, मानव विकास के कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। चारों घटक कौन कौन है? समता, सतत पोषणीयता, श्रम उत्पादकता और सशक्तिकरण। क्या है समता, देखते पढ़ते हैं। कहते हैं समता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति के अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। मतलब समता एक ऐसा घटक है जिसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर उत्पन्न किया जाता है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवस्था दिया जाता है ना, ताकि वो अवसर सब तक पहुँचे, ताकि लोगों को विकास के अवसर उपलब्ध हो सके और लोगों में जाति, लिंग आदि पर भेदभाव न हो ना। दूसरा क्या करें, सतत पोषणीयता। क्या है सतत पोषणीयता? सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर देने के लिए अवसर की उपलब्धता जरूरी है, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी अवसर उपलब्ध हो, और इसके लिए वर्तमान में संसाधनों का दुरुपयोग रोकना होगा। कह रहा है कि सतत पोषणीयता, इसके अंतर्गत बात किया जा रहा है कि हम जिस भी संसाधन का अभी वर्तमान के समय में प्रयोग कर रहे हैं उनका सुचारू ढंग से प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें ना। सुचारू ढंग से प्रयोग करेंगे तब हमको जितनी आवश्यकता होगी उतना ही प्रयोग करेंगे, और जो संसाधन बचे हुए रहेंगे तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे उनके लिए भी संसाधन बचा रहेगा और उनको भी समान अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है श्रम उत्पादकता। क्या है श्रम उत्पादकता? देखते हैं। श्रम उत्पादकता से अभिप्राय लोगों की क्षमता में वृद्धि करना है। श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। देखिए, श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या चीज़ उपलब्ध करानी पड़ती है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी और भी कई सुविधाएं हैं जो सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से अभिप्राय अपने विकल्प चुनने की शक्ति से है। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। सशक्तिकरण जो है बढ़ती हुई शक्ति और स्वतंत्रता से आती है। यहाँ पर क्लियर हुआ है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा निकल के, वो कह रहा है मानव विकास के उपागम बताइए। तो मानव विकास के उपागम के बारे में जब ये बात किया जाए तो मानव विकास के उपागम भी 4 हैं। मतलब हमारे एनसीईआरटी में जिक्र किया गया 4 को, वैसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। मानव विकास का संगठन भी 4 और उपागम भी 4 को उपागम किसी से चर्चा किया है? आय उपागम ना। इसमें क्या होता है, मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का मतलब होता है आमदनी। ठीक है, आय का ऊंचा स्तर होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा ना। चलिए आगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्याण उपागम। कल्याण उपागम के बारे में क्या बात करता है? देखिए, कल्याण उपागम मानव विकास को मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के उच्च स्तर का तर्क देता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, मानव विकास के स्तर में जब अगर सरकार खर्च करेगा तभी ज़्यादातर मानव कल्याण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूनतम आवश्यकता उपागम। क्या है न्यूनतम आवश्यकता उपागम? मानव विकास के न्यूनतम आवश्यकता उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, कौन? ILO प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है, और इन मूलभूत आवश्यकताओं पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि मानव विकल्पों को अनदेखा किया गया है। आगे देखते हैं क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में क्या कह रहा है? ये जो क्षमता उपागम है, ये क्षमता उपागम है, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, किनसे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। उन्होंने संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव क्षमताओं में वृद्धि के रूप में मानव विकास को देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास का मापन, मानव विकास सूचकांक HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ठीक है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो मानव विकास के बारे में कौन बताता है, कैसे पता किया जाता है? HDI के जरिए पता किया जाता है। ठीक है, मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों की पहुंच क्षेत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है? शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा से क्या अर्थ है? शिक्षा को साक्षरता दर के रूप में मापा जाता है, स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है, और संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है। ठीक है, मानव विकास के इन प्रत्येक आयामों या क्षेत्रों को मापने के बाद मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक जब तैयार किया जाता है या मानव विकास का रिपोर्ट जब तैयार होता है, तो उसमें सभी देश को 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। तो वो क्या होता होगा? 0 दशमलव कुछ में आता होगा, 0.1, 0.2 ना, पॉइंट में उसका स्कोर दिया जाता होगा। ठीक है, यह स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास उतना ही अधिक होता है। ये देखिए, जितना 1 के जितना निकट होता है, आप मान लीजिए किसी देश का स्कोर है 0.9, तो 1 के बहुत ही निकट है ना, तो इससे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश का जो मानव विकास है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट कौन तैयार करता है? देखिए, वो तो था कि इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे, वो कह रहा था कि कैसे तैयार किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक के रूप में तैयार किया जाता है HDI के जरिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन तैयार कौन करता है? तो मानव विकास प्रतिवेदन UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है ना। इनके द्वारा 1990 ईस्वी से ही प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना कीजिए। मानव विकास के बारे में बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय तुलना, विश्व के कुछ देशों का मानव विकास स्तर छोटे देशों की तुलना में कम है। ठीक है, यानी विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जो छोटे देश हैं और बड़े देश हैं, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो बड़े देश जो है, जितना मानव विकास बड़े देश में नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा छोटे देशों में मानव का विकास हुआ है। तो इसलिए कहा गया विश्व के कुछ देशों का मानव विकास स्तर छोटे देशों की तुलना में कम है। ठीक है, इस प्रकार किसी देश के आकार और राष्ट्रीय आय का प्रत्यक्ष संबंध मानव विकास से नहीं है ना। मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्नलिखित 3 समूह में बांटा गया है। देखिए, मानव विकास में जो स्कोर दिया जाता है देश को, तो उसके आधार पर देशों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है? वो 3 भाग देखिए, ये रहा मानव विकास का स्तर ना, 3 भाग, उच्च, मध्यम और निम्न। ठीक है, तो जो देश उच्च कैटेगरी में आता होगा, उसका जो स्कोर हो रहा होगा वो कितना, 0.8 से ऊपर रहा होगा। जो देश मध्यम कैटेगरी में आता है वो उसका स्कोर है 0.5 से 0.799 के बीच। ठीक है, देखिए, मानव विकास के उच्च कैटेगरी में जो है 57 गो देश आते हैं, और मध्यम कैटेगरी में 88 गो देश आते हैं। याद रखिएगा, भारत भी मध्यम कैटेगरी में आता है, हमारा भारत भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, भारत भी मध्यम कैटेगरी में आता है और 126वां स्थान पर है, आगे कहीं देखेंगे हम लोग ना। और निम्न कैटेगरी में टोटल 32 देश आते हैं। टोटल कितने देश आते हैं? 32 देश आते हैं। अब देखिए, उच्च सूचकांक वाले देशों का बात किया जाए ना, तो उच्च सूचकांक वाले वैसे तो कई देश हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ का जिक्र किए हैं। जैसे 5 को उच्च सूचकांक वाले देश का जिक्र किए हैं ना। सबसे पहले क्या है? नॉर्वे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं, उसके बाद अगर मध्यम सूचकांक वाले देश को देखें, तो मध्यम सूचकांक में भारत भी आता है हमारा ना, जो 126वां स्थान पर है। ठीक है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, और निम्न सूचकांक में सूडान, अफगानिस्तान, मिस्र और भी आते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इतना देखे हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि उच्च सूचकांक में आखिर क्या है, कि कुछ देश के पास कुछ देश का जो रिपोर्ट है उसमें उसको ज़्यादा स्कोर मिला है ना, तो मतलब वहाँ का मानव विकास अच्छे से हुआ है। तो इसमें बात क्या है, वहाँ पर है क्या क्या, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी ना। तो अच्छी बात क्या है? तो वहाँ का जो शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर है वो बहुत ही अच्छा है ना। सामाजिक विकास भी बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है। वहाँ पर शासन व्यवस्था बहुत अच्छा है,
और औद्योगिकरण भी बहुत अच्छी है, नगरीकरण भी बहुत तेज़ी से होता है वैसे देशों में ना, और सामाजिक राजनीतिक स्थायित्व बनी हुई रहती है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मानव विकास सूचकांक कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है निम्न सूचकांक ना, तो निम्न सूचकांक में क्या होते हैं, ऐसे जगह पर क्या होते हैं, राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होता है। जिस देश में राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होगा, सामाजिक अस्थिरता होगा और प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी, सुशासन का अभाव होगा और महामारियाँ और बीमारियाँ फैलेगी, तो वैसे जगहों पर देश में विकास जल्दी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से एकमात्र देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। ऐसा कौन देश है, तो वो देश है, एकमात्र ऐसा देश है जो भूटान है। कौन देश है, भूटान है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोगों को अगर किसी भी तरह का दिक्कत लगे इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और इस चैनल पर सभी लेक्चर्स आएंगी, मतलब टोटल चैप्टर्स के लेक्चर्स आएंगे। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगी इससे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।